हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपनी रीजनिंग का स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने अपने मार्क्स को 30 प्लस तक इम्प्रूव करी। तो देखो, पहले मेरे भी रीजनिंग में मार्क्स 15 टू 20 तक हो जा रहे थे और उसके पीछे रीजन यही है कि मेरे से मॉक पेपर देते टाइम पजल्स अटेम्प्ट नहीं होता था। मेरे से जो पजल्स है वो स्टक हो जा रहा था और इसी वजह से मेरे पजल्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था मॉक पेपर में, और उस कारण से मेरे पजल्स कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। तो मैंने रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो करी हुई है, मैंने उन्हीं से रीजनिंग पढ़ी हुई है। तो जो भी उनका क्लासेस था, क्लास प्रैक्टिस जो भी करवाते थे पजल्स का, तो वहीं से मैंने अपना पजल्स का जो भी टाइप्स होते हैं तो वहीं से कंप्लीट करी हुई हैं। तो पजल्स में भी बहुत सारे टाइप्स के पजल्स होते हैं, तो उसमें से मेरे कुछ टाइप्स के पजल्स वीक थे, जैसे कि फ्लैट एंड फ्लोर हो गया, डबल रो हो गया, सर्कल इन आउट हो गया। तो ये टाइप के पजल्स में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता था सोल्व करने में। तो देखो, इस पजल्स पे मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी, तो धीरे-धीरे चीज़ें मेरे में इम्प्रूव होने लगी। तो पजल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। जितना तुम ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे पजल्स को कि कौन-सा पजल किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और जो भी उसके क्या क्या क्लू हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अगर तुम ये चीज़ पकड़ पा रहे हो तो तुम्हारा पजल ईज़िली सॉल्व होगा। देखो, पजल्स में 4-5 लाइन की स्टेटमेंट दी हुई रहती हैं, तो उन्हीं स्टेटमेंट में तुम्हें छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि ए इज सेकंड फ्लोर अबव बी। इस तरीके से जो भी चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं कॉन्सेप्ट्स, वो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद तुम्हें ये चीज़ कनेक्ट करना आना चाहिए कि कौन-सा क्लू किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो रही है। तो यही सब चीज़ों पे मैं जब काम करी तो फिर मेरा पज़ल इम्प्रूव होने लगा। तो देखो, एग्ज़ाम में पज़ल टफ पूछा नहीं जाता है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि उस टाइम प्रेशर में पजल अटकने का कारण बस यही हो सकता है कि या तो हमने कुछ लाइंस मिसिंग कर दी हैं या कोई पॉइंट्स को गलत पढ़ लिया, इसी वजह से एग्जाम में पजल्स अटकते हैं, वरना फिर पजल हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। देखो, पजल्स के रिगार्डिंग एक ही चीज़ है कि अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और तुम्हें चीज़ों को कनेक्ट करना आ रहा है कि किस तरीके से कौन से क्लू आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो पजल आसानी से बनती जाती हैं, चाहे तो वो किसी टाइप के पजल हो। तो अगर इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ पे काम करोगे तो फिर तुम्हारा भी पजल्स डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। और देखो, साथ में मॉक पेपर से प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा तुम मॉक पेपर दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। और देखो, मॉक पेपर देने का मतलब ये नहीं है कि बस मॉक पेपर दिए जा रहे हो और एनालिसिस नहीं कंप्लीट करी। मॉक पेपर देने का फ़ायदा तभी होता है जब तुम मॉक पेपर देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करो कि कौन-सा टाइप का मेरा पजल्स जो है वो नहीं बन रहा है, कहाँ पे कौन-सा पॉइंट कन्फ्यूज़न हो गया। तो वो सब चीज़ों को ढूँढो और उस पे फिर काम करो। देखो, एग्ज़ाम में पज़ल स्टफ नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे बस हमें मिस्टेक करने से बचना है कि लाइन कोई मिसरीड ना हो जाए और कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर ये सब चीज़ को तुम एग्ज़ाम में सही कर लोगे, तो फिर तुम्हारा पज़ल्स गलत नहीं होगा। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो दैट टाइम पे मेरा भी पज़ल स्लो बनता था। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था मेरे से पज़ल्स कंप्लीट करने में। लेकिन फिर जब मैंने खुद से इस पे काम करी और फिर मॉक पेपर दी और एनालिसिस करी, तो फिर धीरे-धीरे ये चीज़ इम्प्रूव होने लगी और धीरे-धीरे स्पीड भी आ गया। तो देखो, रीज़निंग का स्ट्रैटेजी तुम्हें कोई कितना भी क्यों ना बता दे, लेकिन जब तुम खुद से काम नहीं करोगे इस चीज़ पर, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तुम्हें खुद से ये चीज़ को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, किस तरीके से पज़ल्स को स्टार्ट करना है। तो ये सारा चीज़ खुद से तुम्हें ऑब्ज़र्व करना होगा, ये तुम्हें कोई दूसरा कोई नहीं बताएगा। बस तुम्हें ये खुद से सीखना है। तो आई होप कि आज की वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और अगर आगे भी तुम्हें किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग स्टडी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।